और क्या किया था सर? टेस्ट के लिए तैयारी। सर जो मतलब तारीख चेंज हुआ ना सर, उस डेट पे इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड और इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड गिर गया मतलब डेट में 16 तारीख को 2 ओलंपियाड इंटरनेशनल एक साथ भरे हो क्या? हाँ सर, फिजिक्स और बायोलॉजी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स भरे थे, तो मैथ्स और केपीपीआई एक डेट में आ गया, तो मैथ्स नहीं देंगे, सिर्फ केपीपीआई देंगे। और फिजिक्स और बायोलॉजी एक दिन पे दे दिया। तो वही तो सर, क्या करें। ठीक, तुम ओलंपियाड देना, बाकी इधर टेस्ट होगा क्योंकि अब बढ़ा नहीं हाँ, सकते। और तुम लोग ओलंपियाड देने के बाद पेपर मांग लेना और अपना घर में बैठ के सेल्फ टेस्टिंग कर देना, ठीक है? ठीक। ऑनेस्टली, उससे पहले किसी से क्वेश्चन मत पूछना। क्या पढ़ना है देखो। सर कार्बन प्रोसेस का कार्बन प्रोसेस हो चुका था या हो रहा था? हो रहा है फॉस्फाइड आयन का। जो ऑनलाइन भी जोड़ता है। हम लोग के तो अपार्टमेंट में रात में 1 बजे तक पार्टी चल रही थी। अपर्णा, मेरी आवाज आ रही तुमको? हाँ सर, आ रही है। हाँ, हम सोचे नींद में तो नहीं हो। नहीं नहीं सर। चलो ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। लास्ट क्लास में we were talking about Calgon process, and I already explained how the word Calgon evolved. And today what we know with the word Calgon, what is called Calgon? If somebody asks you, what will be your reply? Sodium hexametaphosphate, Na6P6O18, और इसको और भी कई तरीके से लिखते हैं, वो भी हमने बतलाया था। क्यों इस कंपाउंड को सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट करते हैं, ये भी हमने आपको जानकारी दी थी, ठीक है? Now today we will see how it helps to remove the permanent hardness from water. See, M2 plus ion, that is calcium ion or magnesium ion, whatever is present as a region of the hardness of water. If you put some amount of Calgon in hard water, see what happens. Come in. ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स के बाहर का सोडियम, तो ये तो पहले से वाटर में आयोनाइज्ड है, आयन के रूप में फ्रीली फ्लोट कर रहा है, और ये इतना पार्ट जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो एनायन के रूप में वाटर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना? तो अब इस एनायन में से तुम देख रहे हो कि 4Na+ यहाँ पर लॉक हो, इसी Na+ को डिस्प्लेस करता है कौन? M2+। तो बताओ, ये 4 सोडियम है तो 4+ हुआ,
यहाँ तो 2 ही प्लस है, तो क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा बोलो, 4Na प्लस Na2 M2 PO3 whole 6. Can I write it like this? And this will precipitate. This will not be soluble in water. Sorry. I'm very sorry. This will not precipitate. This is again soluble in water. But if it is soluble in water, how hardness has been removed? Please tell me. जब ये पानी में अभी भी घुला हुआ है, प्रेसिपिटेट होकर बाहर नहीं आया, तो हार्डनेस दूर कैसे हुआ? पहले 2M प्लस फ्री आयन था, अगर तुम सोप यूज करते तो उससे डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता, स्कम फॉर्मेशन करता। अब ये M आयन कहां चला गया, कॉम्प्लेक्स के अंदर लॉक हो चुका है। नाउ इट इज नॉट अ फ्री आयन, इट कैन नॉट रिएक्ट विद सोप। अब सोप के साथ कौन रिएक्ट करेगा, Na+, और Na+ ऑलरेडी सोप में भी होता है। समझ में आई बात? इसलिए वो हार्डनेस का कंपोनेंट सॉल्यूशन में रहते हुए भी लॉक्ड कंडीशन में चला गया, और इस वजह से हार्डनेस अब रहा नहीं पाने। आई बात समझ में? सर और एक बार रिपीट कर। देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हार्डनेस जब होता है तो सोप डालते हैं वाटर में, तो सोप कैसे वेस्टेज होता है ना, स्कम फॉर्मेशन। लास्ट क्लास की थी ना, तो स्कम फॉर्मेशन में, हाँ आ जाओ, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि सोप के साथ कौन रिएक्ट करता है, ये, और यही ना प्रेसिपिटेट बनाता, व्हाइट प्रेसिपिटेट, छोटे छोटे स्कम पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये कब प्रेसिपिटेट बना सकता है सोप के साथ, जब ये फ्रीली आयन के रूप में अवेलेबल हो सॉल्यूशन में, वाटर में। लेकिन अभी ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स के अंदर लॉक हो गया। ये जो बड़ा ब्रैकेट से घेर कर लिखे है ना, इसके अंदर जो भी आयंस नजर आ रहे हैं, दे आर नॉट फ्री आयंस, दे आर नॉट फ्रीली अवेलेबल इन द सॉल्यूशन। समझ गए? तो सॉल्यूशन में जब ये फ्रीली अवेलेबल ही नहीं है, तो सोप आएगा भी, तो सोप से क्या ये M रिएक्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। आई बात समझ में? तो इसलिए अब सोप का वेस्टेज होना बंद हो जाएगा, तो आप कहोगे कि अच्छा लगता है, पानी का हार्डनेस दूर हो गया। अब हार्डनेस नहीं है पानी में, इट इज सॉफ्ट वाटर। ठीक है? ये कितना नंबर था जी? सेकंड नंबर था ना परमानेंट हार्डनेस का। चलो थर्ड नंबर, बाई आयन एक्सचेंज process. By ion exchange process. इसको दो पार्ट में करके देखेंगे। में लेते हैं by using inorganic ion exchanger, by using inorganic ion exchanger। और इसके बाद हम लोग यूज करेंगे ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, है ना। तो पहले इनऑर्गेनिक वाला समझ लेते हैं।
here we use परम्यूटेट, और परम्यूटेट का ही दूसरा नाम है जियोलाइट। तो remove permanent हार्डनेस। अब सवाल पहले ये उठता है कि ये परम्यूटेट या जियोलाइट जिसको कह रहे हैं वो होता क्या है ना? व्हाट इज जियोलाइट? Zeolite is कितना छोटा फॉर्मूला है। ये क्या हुआ? सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट हाइड्रेटेड फॉर्म में है। डॉट XH2O लिखने का मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म में है ना, सर्टेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके साथ अटैच्ड। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, जरा देख लो फॉर्मूला को समझ भी लो। ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है तो 16 माइनस 1। सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है तो +4, 2 सिलिकॉन है तो +8, 16 में से 8 गया बचा -8। एल्युमिनियम पर +3, 2 एल्युमिनियम +6 तो -8 और +6 मिलकर -2 बचा, और 2 सोडियम पर नेट चार्ज। आई बात समझ में? चलिए, अब जियोलाइट इस कंपाउंड को कहते हैं, इसी कंपाउंड का दूसरा नाम परम्यूटेट, ठीक है। अब इट इज ऑल्सो represented as शॉर्ट में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Na2Z, है ना। ये जो एल्यूमिनो सिलिकेट वाला पार्ट है उसको क्या लिख दिया? Z, है ना, जियोलाइट का पार्ट। और जियोलाइट किसका एल्यूमिनो सिलिकेट होता है? तो आइदर सोडियम का और पोटेशियम का और कैल्शियम का। ये पी ब्लॉक में जब सिलिकेट मटेरियल्स पढ़ाऊंगा तब वहां जानोगे, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर हम लोग सोडियम सॉल्ट ही लेते हैं, तो यहाँ पर Na2 लगा कर रख दिया, और साथ में बाकी लंबा फॉर्मूला उतना बार बार लिखना ना पड़े उसके लिए क्या लिख दिया? Z। क्लियर है इतना? तो Na2Z कहीं भी लिखा रहा है समझ जाओ जियोलाइट की बात हो रही है। अब देखें कि ये कैसे रिमूव करेगा हार्डनेस को।
कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इस परम्यूटेट के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम निकल जाता है वहां से और कैल्शियम का जियोलाइट या मैग्नीशियम का जियोलाइट बनता है ना, कैल्शियम एल्यूमिनोसिलिकेट या मैग्नीशियम एल्यूमिनोसिलिकेट। अब जरा समझो, जब ये था Na2Z था, तो इसमें बताओ Na पर 1 प्लस होता है और Z पर क्या होता है 2 माइनस। इसका मतलब जरा ऐसा समझो, Z पर 2 माइनस है, यहां है Na प्लस, यहां है Na प्लस, तो इसके बीच कैसा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और चार्जेस क्या है, +1 -1। एक फोर्स इधर भी लग रहा होगा और ये भी, सॉरी, +1 -2, ये फोर्स भी +1 -2 के बीच लग रहा है, ठीक है। अब जरा बताओ, इसके जगह पर M2 प्लस और Z2 माइनस आ जाए, इनके बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन ये तो +2 -2 के बीच लग रहा है, यहां +1 -2 था और यहां +2 -2 हो गया। तो जरा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा कि नहीं, जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। और डबल हो जाने से इसकी लैटिस एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर पानी में भी ये डिसॉल्व नहीं होता। आई बात समझ में, एंड इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड, लैटिस एनर्जी बिकम्स ग्रेटर देन द हाइड्रेशन एनर्जी, गॉट इट, हेंस इट इज insoluble in water। तो समझ में आया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से हार्डनेस को रिमूव किया, और हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसने क्या तरीका अपनाया, आयन का एक्सचेंज किया, कैटायन एक्सचेंज हुआ, है ना। अपना Na प्लस निकाल दिया और उसका Na प्लस ले लिया और प्रेसिपिटेट बन गया। क्लियर, कहीं कोई पार्ट समझने में दिक्कत हो तो पूछना बेटा। मैं इसको अब जरा ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर लिया जाए, इनऑर्गेनिक तो हो गया। By using organic ion exchanger, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर में दो तरह का एक्सचेंजर हम लोग यूज करते हैं। पहला है कैटायन एक्सचेंजर, और कैटायन एक्सचेंजर के रूप में क्या लिया जाता है, RCOOH या RSO3H, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड। किसका कार्बोक्सिलिक या सल्फोनिक, लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन का। सुबह हो गई, here
R is large hydrocarbon chain. R क्या है? लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन. क्लियर? याद करो, सोप जब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था तो सोप में बतलाया था RCOO माइनस Na प्लस होता था. वो R कैसा लेते थे? 15 कार्बन 17 कार्बन का, है ना, या उससे भी हायर. तो इतना लंबा जो हाइड्रोकार्बन चेन होता था उसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते थे. क्यों बोलते थे? बिकॉज इट वॉज नॉन पोलर पार्ट. और जो छोटा सा COO माइनस Na प्लस वाला पार्ट होता था दैट वाज द हाइड्रोफिलिक पार्ट, क्योंकि वो पोलर होता था. और हम जानते हैं वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर चीज तो हमेशा पोलर को ही ना सपोर्ट करेगा. समझ में आई बात? अब इसमें भी तुम देख रहे हो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा लार्ज है, जो हमने कटायन एक्सचेंजर के रूप में लिया. ठीक है, आइए कटायन एक्सचेंजर करेगा क्या, अब उसका रिएक्शन देखा जाए. RSO3H पानी में आपने डाला तो वो किसके संपर्क में आएगा? हार्डनेस वाला कटायन कौन है? M2 प्लस Ca2 प्लस या Mg2 प्लस, है ना, उसके संपर्क में आएगा. क्या होगा रिएक्शन बताओ? ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है. अब RSO3 होल टू M ऐसा बनेगा. यहां 2 ले लो और +2 H प्लस. ये क्या होगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा. नॉट नहीं करते, क्लास ले रहा हूं, जब घुसो और बैठो. टेक योर सीट. ये इनसॉल्युबल हुआ, प्रेसिपिटेट हो गया, एंड दिस इज एक्वस पार्ट. हाइड्रोजन चल रहा है, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस. बताओ वो क्यों प्रेसिपिटेट हो? तो हाइड्रोफोबिक पार्ट हाँ तो नॉन पोलर है, हाँ, तो कंपाउंड फॉर्म करके वो डबल हो गया. ये ना बोलो, यहाँ तो हाइड्रोफोबिक पार्ट तो यहाँ भी था, लार्ज था, पर फिर भी तब तक एक्वस था. एक्वस मतलब सॉल्युबल. लेकिन अब यहाँ पर ये जब सॉल्ट बना तो ये क्या हो गया? डबल हो गया. हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर जस्ट डबल हो गया. तो अब इतना ज्यादा हो गया कि वो सॉल्युबल नहीं रहा. अब वाटर की कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको डिजॉल्व कर सके और वो प्रेसिपिटेट बनके अलग हो जाएगा. हार्डनेस वाला जो आयन था कटायन, उस कटायन को भी वो साथ लेकर प्रेसिपिटेट हुआ और बदले में प्लस चार्ज को मेकअप करने के लिए 2 H प्लस आयंस छोड़ दिया. अब बताओ, जितने M2 प्लस आयंस प्रेसिपिटेट होंगे उसकी डबल संख्या में H प्लस आयन वो बदले में छोड़ रहा होगा, है ना. द सेम थिंग विल बी हैपनिंग विथ RCOH. अगर तुम ये यूज करते तो ये भी क्या होता? एक्वस है. और M2 प्लस एक्वस के साथ ये ट्रीट किया जाता, क्या बनता? RCOO whole to M, and this will get precipitated plus 2H plus.
हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं एनायन एक्सचेंजर, और एनायन एक्सचेंजर के रूप में क्या यूज किया जाता है? Can you tell me what is the name of this compound? चलो, इसका नाम समझ कर रखना नहीं है, समझना। बताओ, ये R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। NH2 एक मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये तो जानते हैं। तो RNH2 क्या हो गया? अल्काइल एमीन, एमीन प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन, है ना? अल्केनामाइन, इसी को IUPAC में कहें, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, बोलोगे ना? तो अल्काइल एमीन है। इसको एक और H प्लस इसमें जोड़ दें तो अल्काइल अमोनियम आयन बन गया। एमीन से अमोनियम आयन बन जाएगा। किसी के माथे पर प्लस चार्ज आ जाए तो उसके नाम के अंत में ईएम लगा दे, है ना? वाटर में H प्लस जोड़ते हो तो हाइड्रोनियम, अमोनिया में जोड़े अमोनियम, है ना? Cl पर प्लस आ गया क्लोरोनियम, ठीक है? ऑलवेज ईएम जोड़ा जाएगा। तो अल्काइल अमोनियम आयन हुआ, और उसके साथ क्या लिखा जा रहा है? OH माइनस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस कंपाउंड के नीचे या बगल में ब्रैकेट में नाम लिख लो, अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। And this is used as anion exchanger. ठीक है? Now let us see कि ये कैसे काम करेगा। हार्डनेस किसकी वजह से था? कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट। तो पहले हम क्लोराइड को ले रहे हैं, मान लो क्लोराइड की वजह से, है ना? तो Cl माइनस आयन है, ये भी एक्वस है। अब ये क्या बन जाएगा? R NH3 प्लस और Cl minus, and this will not be aqueous, this will get precipitated, plus बदले में सॉल्यूशन को क्या दे दिया? OH माइनस। उसी तरह RNH3 प्लस, यहां भी R लार्ज हाइड्रोकार्बन है, माइंड इट, R इज द लार्ज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोफोबिक पार्ट हम लोग एकदम बस इतना लार्ज है कि समझो ये बाउंड्री पर ही एक्वस था। जरा सा R को और लार्ज कर देते तो शायद ये भी प्रेसिपिटेट हो जाता। समझ गए? तो उतना ही रखते हैं कि हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट एक्वस बना रहे, लेकिन जैसे ही वो क्लोराइड में कन्वर्ट होगा क्या हो जाए? प्रेसिपिटेट। समझ गए? अगर सल्फेट की वजह से हार्डनेस होता
तो क्या होता, 2R यहाँ 2 लेते, मतलब अब प्लस मत लिखो, ये सॉल्ट बन गया एंड दिस विल गेट प्रेसिपिटेटेड प्लस 2 OH माइनस होगा। देखो यहां पर R क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया, इसका मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर डबल हो गया, है ना। यहां तो हाइड्रोफोबिक नेचर लगभग उतना ही था, बस Cl माइनस आके स्ट्रॉन्ग लैटिस बना लेता है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो गया। यहाँ तो हाइड्रोफोबिक नेचर ही डबल हो गया, तो डबल हो गया तो अब तो मजाल नहीं है पानी का कि उसको डिजॉल्व कर सके, मतलब वो क्या होगा, वाटर से अलग हो जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ठीक है, आर क्या है, लार्ज प्योर हाइड्रोकार्बन चेन, अल्काइल ग्रुप, है ना, 15-20 कार्बन का हो सकता है। तो इतना, ये जो प्योर हाइड्रोकार्बन है वो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होने की वजह से वो वाटर में डिजॉल्व होने की उसकी टेंडेंसी नहीं होती है। तो ये जो पार्ट अभी एक्वस लिखा जा रहा है, वाटर में डिजॉल्व हुआ है, तो ये आर की वजह से नहीं डिजॉल्व हुआ, ये छोटा सा जो पोलर पार्ट है इसकी वजह से इसकी सॉलिडिटी वाटर में, समझ गए। और यही हाइड्रोफोबिक पार्ट डबल हो जाने से क्या होता है, अब तो पोलर पार्ट भी इसको डिजॉल्व नहीं करा, है ना। नॉन पोलर पार्ट इज हाईली डोमिनेटिंग ओवर पोलर नेचर। क्लियर। अब इस मेथड का रियल जेस्ट क्या है, अब वो समझो, अभी तो बस सुपरफिशियल देंगे। क्या बताओ मुझे, कटायन एक्सचेंजर तुम ले रहे हो या एनायन एक्सचेंजर, और उसको तुम पानी में डाल रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वाटर को 1 by 1 पहले कटायन एक्सचेंजर से गुजारते हैं, और गुजारने के बाद जो वाटर प्राप्त होता है उस वाटर को फिर एनायन एक्सचेंजर से भी गुजारते हैं। क्या कटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर को ये पता है कि वाटर है, वाटर से हमको हार्डनेस को दूर करना है, और हार्डनेस किसकी वजह से है, ये तो हमको आपको पता है ना, उस बेचारे केमिकल को क्या पता, समझ गए। वो केमिकल क्या करता है, सिर्फ M2+ मैंने जो लिखा है, मतलब कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, सिर्फ वही 2 आयन नहीं, वाटर में और भी कई मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, है ना। उन मिनरल्स के भी सारे के कटायंस को पकड़ पकड़ के ये प्रेसिपिटेट बना लेता है, मतलब सारे कटायंस को सॉल्यूशन से बाहर कर देगा, और सबके बदले क्या दे देगा वाटर को, H+, लो जितना H+ चाहिए। समझ में आई बात। इसीलिए कटायन एक्सचेंजर जब यूज करते हैं तो गुड क्वांटिटी, ताकि कोई भी कटायन पानी के अंदर बचे नहीं। अब उसको बचे, अब कटायन एक्सचेंजर से ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटेड वाटर को अब एनायन एक्सचेंजर से गुजारोगे, तो एनायन एक्सचेंजर को भी थोड़े पता है कि हमको सिर्फ चुन चुन के क्लोराइड और सल्फेट को ही अलग करना है। वहां जितने अनायंस हैं, चाहे वो क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे नाइट्राइट हो, समझ गए, सबको वो लेकर प्रेसिपिटेट होता है। अब बदले में क्या दे देता है, OH-। तो अब बताओ, वाटर अब कटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर दोनों से पास करने के बाद जो तुमको वाटर प्राप्त हुआ, उस वाटर में क्या कोई भी सॉल्ट, कोई भी मिनरल होगा, क्योंकि एक ने H+ दिया, दूसरे ने OH- दिया, और वो H+ OH- जोड़कर फिर से वाटर बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब व्हेन द हार्ड वाटर इज सब्जेक्टेड टू कटायन एक्सचेंजर and then subsequently to anion exchanger, after that the water recovered is 100% demineralized water। समझ गए। अब सोचने वाली बात है, हम सिर्फ कटायन एक्सचेंजर से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को दूर किए, उसी समय तो परमानेंट हार्डनेस दूर हो गया था, फिर क्या जरूरत है उसको एनायन एक्सचेंजर से पास करने की, हार्डनेस तो वहीं दूर हो गया था।
अब उस पानी को हम सॉफ्ट वाटर के रूप में यूज कर सकते थे, फिर भी आज तक ये प्रोसेस यूज किया जाता, बड़ा यूजफुल प्रोसेस मानते हैं लोग इसको। बताओ क्यों? सर वो H+ को H- को लेकर वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, एक्स्ट्रा वाटर। अरे तो एक्स्ट्रा वाटर क्या, वाटर की कमी पड़ी है धरती पर? वाटर तो इतना है कि हमारे लिए खतरा है। तो भगवान का शुक्र है कि मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, तो हम लोग जिंदा हैं। सारा ग्लेशियर पिघल जाए तो क्या होगा? पानी हम लोग को सब्स्टिट्यूट कर देगा, बोलेगा अब हम रहेंगे यहाँ, तुम लोग जाओ कहीं और। बोलो, ये प्रोसेस इतना ज्यादा, मतलब अभी तक जितना प्रोसेस तुम पढ़े उन सबसे ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंस रखता है और सबसे ज्यादा यूज्ड प्रोसेस। जानते हो क्यों? क्योंकि आजकल वाटर बिजनेस बन गया। ये जितना बिजलरी, किनले, बेले है ना, एक्वाफिना, सब अलग अलग ब्रांड्स है ना पानी के, तो ये सब क्या करते हैं, मिनरल वाटर कैसे तैयार करते हैं जानते हो? अब कोई प्लांट बैठाया कलकत्ता में, या कोई प्लांट बैठा रहा है दिल्ली में, या कोई मुंबई में, और कोई चेन्नई में, क्या तुमको लगता है हर जगह के पानी में मिनरल का कंसंट्रेशन सेम होगा? एवरी 50 किलोमीटर पर रफली एस्टिमेटेड है कि वाटर में मिनरल का कंसंट्रेशन इतना सिग्निफिकेंटली चेंज कर जाता है कि अगर तुम यहाँ एक गिलास पानी पियो और 50 किलोमीटर दूर जाकर वहां के चापाकल से निकाल कर एक गिलास पानी पियो, तुमको टेस्ट में साफ अंतर महसूस होगा। जो बच्चे शहर में रहते हैं और कभी कभी छुट्टियों में गांव जाते हैं, वो इस चीज को बहुत क्लियरली महसूस करते हैं। यस सर। है ना, कि रोज यहाँ का पानी पी रहे थे तो आपका टेस्ट बर्ड उसके अनुसार एडॉप्टेड था। अचानक से अब 4 महीने के बाद गांव जाने का मौका मिला, 2 दिन के लिए गांव गए, अब गांव में वहां का पानी पिए, ऐसा नहीं बचपन भी वही गुजारे थे, पिए थे पहले, लेकिन टेस्ट बर्ड से अब वो टेस्ट उतर चुका था। फिर वहां का पानी पिए, पहला घूंट लेते ही तुमको एकदम क्लियर अलग टेस्ट नजर आएगा। लेकिन अगर वहां 10 दिन रह गए तो 1 से 2 दिन के बाद देखोगे तुम्हारा टेस्ट बर्ड अपने आप को उसी के अनुसार एडजस्ट कर लेगा, फिर वही अच्छा लगने लगेगा, वही ठीक लगेगा। अब फिर वहां से जब वापस लौट के आओगे तो यहाँ का पानी का अलग टेस्ट लगेगा। तो 50 किलोमीटर पर सोचो, मिनरल का इतना सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन चेंज होता है कि टेस्ट में क्लियर अंतर पता चलता है। तब तो अलग अलग जगहों पर प्लांट बैठा रहे हैं, तो जहां प्लांट बैठा वहीं का ना पानी वो यूज करते होंगे। तो बोले कि भाई कैसे मिनरल का कंसंट्रेशन मेंटेन किया जाए, तो बोला सबसे पहला काम करो, वाटर को 100% डीमिनरलाइज्ड वाटर में कन्वर्ट करो। ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज प्रोसेस, कैटायन एक्सचेंजर एंड आयन एक्सचेंजर दोनों का इस्तेमाल किया। अब पानी बोल दिया कि पानी तो है पर इसमें मिनरल नाम की चीज नहीं है, उस पानी को टेस्ट करोगे तो एकदम बेस्वाद पानी लगेगा। समझ गए? कोई स्वाद नहीं, जिसको तुम कहते हो परफेक्ट डिस्टिल्ड वाटर, है ना, उसमें कोई मिनरल वगैरह। अब हर कंपनी अपने अनुसार एक रिकमेंड करती है कि 1 लीटर वाटर में ये मिनरल्स इस कंपोजिशन में होनी चाहिए, तो उस अनुसार वो मिनरल्स का एक मिश्रण मिक्सचर बनाकर रखती है। अब वाटर लिया 1000 लीटर डीमिनरलाइज्ड वाटर, तो 1 लीटर में इतना, तो 1000 लीटर में कितना, उतना सॉल्ट क्या किया उसमें डिसॉल्व कर दिया। समझ गए? और उसको फिर बॉटल्स में पैक कर दिया। इसलिए तुम अगर बिस्लरी का पानी पीते हो और एक दूसरे ब्रांड का पानी लो तो उनके भी टेस्ट में अंतर आता है, क्योंकि मिनरल कंसंट्रेशन सब थोड़ा अलग अलग यूज करते हैं। और कोई भी हो कंपनी हो, WHO के द्वारा जो रिकमेंडेड है ना, कि कौन सा मिनरल का मैक्सिमम ऑप्टिमम क्या लेवल होना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है? तो कुछ लोगों को एक ब्रांड का पानी पसंद आता है, किसी को दूसरे ब्रांड का पानी पसंद आता है। और कई लोग जो बिजनेस में होते हैं, टूर में होते हैं, जो 1-2 दिन महीने में घर में रहते हैं, बाकी दिन तो उनको बिजनेस की वजह से उनका प्रोग्राम बना हुआ बाहर। अब बताओ, वो 50 जगहों पर विजिट कर रहा है और सब जगह का पानी पिएगा तो बीमार ऐसे पड़ जाएगा, बिजनेस क्या करेगा? तो वो लोग कहीं का पानी ही नहीं पीते। उनका कहीं भी होटल बुकिंग रहेगा तो उसमें मेंशन किया हुआ रहता है खास करके
कि जैसे उनको अगर बिस्लरी का पानी चाहिए तो उनके रूम में बिस्लरी वाटर बॉटल्स रख दिया जाए। अब अगर वो होटल मान लो कोई दूसरे ब्रांड का वाटर का सप्लाई, ये लोग भी तो अपना प्रॉफिट देखते हैं ना, अरे ये ब्रांड में ज्यादा प्रॉफिट है पर बोतल, वो नहीं, कस्टमर के डिमांड के अनुसार वहां उनको देना है। क्यों? वो जहां भी जाएगा तो महीना भर वो बिस्लरी का ही पानी पी रहा है, सेम मिनरल कंसंट्रेशन बॉडी में जा रहा है तो बॉडी उसका यूज टू है। और रोज रोज चेंज करोगे तो बॉडी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, बोलेगा ये मेरे साथ गेम कर रहा है, ठहरो इसी के साथ गेम कर देते हैं और तबीयत हो जाएगी खराब। समझ में आई बात? यूटिलिटी समझ में आया? तो लिखो, नोट लिखो। upon exercising cation exchanger followed by anion exchanger comma ultimately we receive 100% demineralized water. 100% demineralized water. Full stop. इतने से आपको याद आ जाएगा कि ये सिर्फ हार्डनेस वाले कंपोनेंट को ही अलग नहीं करता, बल्कि जितने भी कटायन और एनायन वहां मौजूद है सबको पकड़ के पानी से बाहर, और सबके बदले में H+ और OH- छोड़ देगा। ठीक है, चलिए। तो ये परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के जो मेथड्स थे, यही किताब में सबको अलग अलग मेथड करके लिख देता है, तो बच्चा याद करता है 5 मेथड, 6 मेथड, 4 मेथड है ना, कुछ नहीं। सिंपली हम लोग परमानेंट हार्डनेस दूर करने कितने मेथड पढ़े? 3 मेथड्स। पहला सोडियम कार्बोनेट ऐड किया गया, परमानेंट हार्डनेस दूर हुआ। दूसरा मेथड कैल्गोन प्रोसेस, और तीसरा मेथड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। अब आयन एक्सचेंज के अंदर था इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर पहले, जिसको परम्यूटेड मेथड या जियोलाइट मेथड है, और उसके बाद ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर में कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर दोनों का प्रयोग। ठीक है, तो इस तरह से रिमूवल ऑफ हार्डनेस। एक और नोट पॉइंट स्टार मार्क देकर करो। लिखो, all the methods employed for removing permanent hardness can also successfully remove temporary hardness. Can also successfully remove temporary hardness. Full stop. मतलब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने वाले जितने भी मेथड्स हम पढ़े, उससे हम टेम्पररी हार्डनेस भी दूर कर सकते हैं, लेकिन टेम्पररी हार्डनेस के रिमूवल का जो जो प्रोसेस था, उससे एक भी परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं होगा। और ये जानना क्यों जरूरी था? अगर आपको क्वेश्चन देता है कि टेम्पररी हार्डनेस
ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, 4 ऑप्शन सुनो। पहला देगा क्लार्क्स प्रोसेस, दूसरा देगा कैलगॉन प्रोसेस, तीसरा देगा जियोलाइट प्रोसेस, है ना, और चौथा देगा ऑल ऑफ दिस। बच्चा बोलेगा अरे इतना आसान क्वेश्चन दिया है जेई मेन में, है ये तो बचपन से रटे हुए हैं। क्लार्क प्रोसेस और कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइन, यही दो को प्रोसेस तो टेम्पररी हार्डनेस का था, परमानेंट हार्डनेस का बाकी सब। तो यहां पर सीधा आंसर क्या होगा, क्लार्क प्रोसेस। वो सीधे क्लार्क प्रोसेस को टिक करके चला आएगा, क्योंकि किताब तो वैसे ही सिखाया है, ये मेथड टेम्पररी हार्डनेस और ये सब मेथड परमानेंट हार्डनेस। जब आके आंसर मिला है तो उसका सर चकरा गया। समझ में आई बात? तो ऐसा धोखा हो सकता है ना, बुक वाला ये लिखना भूल जाता है, बहुत कम टेक्स्ट इसको मेंशन किए हैं कि परमानेंट हार्ड। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि परमानेंट हार्डनेस को दूर करने वाले मेथड्स अगर टेम्पररी हार्डनेस दूर हो सकता है तो फिर टेम्पररी हार्डनेस के लिए अलग मेथड क्यों अपनाए? बोलो। तो कॉस्ट, जब टेम्पररी हार्डनेस इजी मेथड से दूर हो रहा है तो उसके लिए इतना कॉम्प्लेक्स मेथड लगाने की जरूरत क्या है? आई बात समझ में? ये सब मेथड्स में देख रहे हो स्पेशल कंपोनेंट्स यूज करने पड़ रहे हैं, और टेम्पररी हार्डनेस यूज करना है तो क्या करना था, खाली बॉयल कर दो, हो गया ड्यू। टेम्पररी हार्ड वाटर को सिर्फ बॉयल कर दीजिए और हार्डनेस दूर हो गया, कुछ मिलाने उलाने की जरूरत नहीं, कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं। अब बहुत रिएक्शन कराने का शौक है तो लाइन उसमें मिला, क्लार्क प्रोसेस हो गया, है ना। लाइन क्या है, चूना, स्लग्ड लाइन, है ना, CaOH होल 2। 50 रुपया खर्च करोगे, 100 रुपया खर्च करोगे तो एक बोरा मिलेगा। सोचो, क्या 50-100 रुपया खर्च करके एक बोरा कटायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर या कैलगोन ये सब ले आओगे मार्केट से? तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी तो देखेंगे। कोई चीज अगर सस्ते रूप में हो रहा है तो जबरदस्ती उसको हम नहीं महंगा ही यूज करेंगे, ये तो बेवकूफी हो जाएगी। समझ गए? इसलिए इन प्रोसेसेस को वहां पर यूज नहीं करते। लेकिन अगर कहीं पर वैसी सुविधा न हो तो हम इन प्रोसेस को यूज करके फटाफट उसका हार्डनेस रिमूव कर सकते। क्लियर हुआ सबको? चलिए, तो हम लोग हाइड्रोजन के बाद उसके 2 कंपाउंड्स पढ़ चुके, एक हाइड्राइड पढ़ लिए और दूसरा वाटर पढ़ लिए। अब तीसरा कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बारी, ठीक है। घड़ी गिरा लो। H2O2 केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे तो इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब देख चुके थे, है ना। ये मल्टीप्लेनर मॉलिक्यूल है, कभी भी एक प्लेन में नहीं रखा जा सकता। चलिए, H2O2 का सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड पर फोकस करें। सबसे पहले H2O2 को तैयार करने वाले वैज्ञानिक जो लैब में उसको प्रॉपर तरीके से तैयार किए थे, उनका नाम था मर्क। तो उनके नाम पर भी उस प्रोसेस का नाम रख दिया मर्क्स प्रोसेस। मर्क्स प्रोसेस क्या है? तो इन्होंने क्या किया, सोडियम पेरोक्साइड लिया। अब बोलोगे कि सर तब तो सोडियम पेरोक्साइड बनाना पड़ा होगा, वो अलग एक काम।
ऐसी बात नहीं बेटा। सोडियम को जब फ्री एयर से तुम ट्रीट करते हो, एयर के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से जब वो कंबाइन करता है रूम टेम्परेचर पर, तो वो सोडियम ऑक्साइड भी बनाता है और सोडियम पेरोक्साइड भी। और आपको बता दूं, मेजरली वो सोडियम पेरोक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड नहीं, क्योंकि लार्ज कैटायन है तो उसको लार्ज एनायन के साथ स्टेबल लैटिस बनाता है। लिथियम जो है एयर के साथ ऑक्साइड बनाता है मेजर। सोडियम, पोटेशियम ये पेरोक्साइड, मतलब सोडियम ही मेजरली पेरोक्साइड बनाता है। पोटेशियम में आ जाओगे तो वो पेरोक्साइड भी बनाता है और सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तीनों पेरोक्साइड भी बनाएगा, सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा, लेकिन पेरोक्साइड बहुत ही रिलेटिवली वेरी वेरी लेस अमाउंट में और सुपर ऑक्साइड मैक्सिमम अमाउंट मेजर। इसलिए हाँ, सुपर ऑक्साइड होता है ना, वो खास तरह का ऑक्साइड है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -12 होता है। ऑक्साइड मतलब -2, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और सुपर ऑक्साइड होगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -12। जैसे अगर मैं लिख दूं, ये क्या है, ये पेरोक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है? पोटेशियम का +1 होता है तो 2 ऑक्सीजन का मिलाकर होना चाहिए -1, तो 1 ऑक्सीजन का -1, तो इसको पढ़ेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और अगर मैं लिखता K2O2 तब पढ़ते पोटेशियम पेरोक्साइड, और अगर मैं लिखता K2O पोटेशियम ऑक्साइड। आई बात समझ में? तो सोडियम पेरोक्साइड बनाने के लिए हमें बहुत तिकड़म लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली एयर के साथ सोडियम को ट्रीट करो, मेजरली आपको पेरोक्साइड मिलता है। अब देखिए, सोडियम पेरोक्साइड को डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन से ट्रीट करते हो तो क्या बनता है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O2। आई बात समझ में? फिर मर्क को एक और सुटेबल कंपोनेंट मिला, बेरियम पेरोक्साइड। ठीक है, बेरियम पेरोक्साइड को उन्होंने डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट किया, तो क्या बना? बेरियम सल्फेट प्लस, अच्छा यहां पर बेरियम पेरोक्साइड जो लिखे हो डॉट XH2O भी कर दो। कभी भी एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड यूज नहीं करते, हमेशा हाइड्रेटेड। देख लिए, तो जो XH2O तो पानी में ऐसे मिल जाए, रिएक्शन किसके बीच होगा? बेरियम पेरोक्साइड और H2SO4। अब देखो, अगर तुम एनहाइड्रस ले लेते, ठीक है, एनहाइड्रस बैरियम पेरोक्साइड, तो ये बैरियम सल्फेट जो बनता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। बस बैरियम पेरोक्साइड का अपर लेयर जैसे ही H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, उसी अपर लेयर का वही बन जाता है बैरियम सल्फेट, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, और वो H2SO4 और बैरियम पेरोक्साइड के बीच का कनेक्शन तोड़ देता है। बीच में वो लेयर बन गया तो फर्दर रिएक्शन भी नहीं होता, रुक जाता है। लेकिन अगर हम हाइड्रेटेड बैरियम पेरोक्साइड लेते हैं
तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये प्रिवेंट करता है बैरियम सल्फेट को इस पर डिपॉजिट होने से। आई बात समझ में? तो बैरियम सल्फेट बनता है वो अलग प्रेसिपिटेट होता है, इसके ऊपर लेयर के रूप में नहीं आता है, तो रिएक्शन गोज ऑन। पहली बात। दूसरी बात, बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट जरूर है लेकिन उसका केएसपी वैल्यू क्या है? बड़ा वैल्यू है, ज्यादा है। इसका मतलब देखो कोई भी चीज प्रेसिपिटेट होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाए थे आयनिक इक्विलिब्रियम में, AgCl भी प्रेसिपिटेट है, तो इसका मतलब AgCl क्या आयोनाइज नहीं होता है? होता है, बहुत कम मात्रा में, Ag प्लस और Cl माइनस में। तो उसी से ना केएसपी का इक्वेशन लिखते थे। तो उसी तरह बैरियम सल्फेट भी थोड़ा सा तो आयोनाइज होगा। अब इसका केएसपी वैल्यू जितना छोटा होगा उतना ये कम आयोनाइज होगा, और जितना बड़ा होगा उतना ये ज्यादा आयोनाइज होगा। आई बात समझ में? तो इसका केएसपी वैल्यू बहुत छोटा नहीं है, इसका मतलब कि ये थोड़ा ठीक ठाक मात्रा में आयोनाइज होता है। और आयोनाइज होने से प्रॉब्लम क्या होता है? ये जब आयोनाइज होगा बैरियम सल्फेट तो Ba2 प्लस आयन रिलीज करेगा, एंड दैट Ba2 प्लस आयन causes decomposition of H2O2। तो वहां जो H2O2 फॉर्म हो रहा है उसकी कुछ मात्रा को ये क्या करता है? डिकम्पोज करा देता है वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है? तो हम जो चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वही चीज फिर अनदर प्रोडक्ट के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाए तो फिर तो दिक्कत है ना। तो इसलिए बाद में मार्क ने तो ये प्रोसेस दे दिया, लेकिन बाद में कुछ और साइंटिस्ट बोले कि अगर हम बैरियम पेरोक्साइड का ये जो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करा के बना रहे हो H2O2, इससे ज्यादा कहीं बेहतर होता कि अगर H2SO4 के बजाय तुम फॉस्फोरिक एसिड ले लो, H3PO4। क्यों ऐसा लोगों ने कहा? BaO2.XH2O प्लस H3PO4 डाइल्यूट, ये लेंगे तो क्या बनेगा? Ba3PO4 होल 2। तो यहां पर 3 ले लो और यहां पर 2 ले लो, प्लस 3H2O2 बनेगा। अब सुनो, बैरियम सल्फेट भी प्रेसिपिटेट होता था और बैरियम फॉस्फेट भी प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन बैरियम फॉस्फेट का केएसपी वैल्यू क्या है? बहुत लो है इसके कंपैरिजन। नतीजा क्या होगा? बैरियम फॉस्फेट का आयोनाइजेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। समझ गए? तो बैरियम आयन सॉल्यूशन में नहीं के बराबर रहेंगे, मतलब ये बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। इसको डिकम्पोज करने वाला फैक्टर अगर है भी तो नेग्लिजिबल अमाउंट में, है ना। लेकिन यहां पर क्या था? नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, लेस अमाउंट कर सकते थे, और लेस अमाउंट में भी है तो ठीक ठाक अमाउंट ऑफ H2O2 को डिकम्पोज कर दे। आई बात समझ में? चलिए पहले ये रिएक्शन लिख लीजिए, उसके बाद अभी जो मैंने बातें बताई वो स्टेटमेंट के रूप में नोट करा।
हो गया, लिखो पहला स्टार मार्क देकर स्टेटमेंट लिखो। If we use anhydrous BaO2 with dilute H2SO4, then a protective layer of BaSO4 is formed over BaO2, comma, that prevents the further reaction. फुल स्टॉप। तो पहला तो रीजन समझ गए कि एनहाइड्रस BaO2 क्यों नहीं यूज करना है। दूसरा पॉइंट लिखो, as KSP value of KSP, solubility प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, K लिखकर और उसके नीचे SP, as KSP value of BaSO4 is not very low, hence available Ba2 plus ions cause slow decomposition of H2O2 formed over there. Slow decomposition of H2O2 formed over there. Hence, it's better to use dilute H3PO4 in place of H2SO4, as KSP of, ये लिख लो फॉर्मूला, Ba3PO4 whole 2 is extremely low. ठीक है, चलिए तो मार्क्स प्रोसेस समझ में आ गया। सोडियम पेरोक्साइड यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बैरियम पेरोक्साइड यूज करते हैं तो कुछ सावधानियां रखनी है। पहली बात तो एनहाइड्रस ना हो, और दूसरी बात आप H2SO4 यूज करके बना तो सकते हैं, लेकिन उससे बेटर होता अगर आप H3PO4 बना मतलब यूज करते। कोई पूछेगा कि H2SO4 बैरियम पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के, मतलब XH2O वाला हाइड्रस फॉर्म ऑफ बैरियम पेरोक्साइड के साथ अगर डाइल्यूट H2SO4 को रिएक्ट कराएंगे तो H2O2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा जरूर। वहां पर आंसर हम लिखेंगे यस, बनेगा। और ये बात सबसे पहले मर्क नाम के साइंटिस्ट ने बताया, बाद में और वैज्ञानिकों ने देखा कि उससे बनता तो है, पर जितना बनता है उतना प्राप्त नहीं होता, H2O2 कम प्राप्त हो रहा है। लोगों ने खोजना शुरू किया, इसका रीजन क्या है भाई? थ्योरेटिकली इतना बनना चाहिए और हमको प्रैक्टिकली मिल रहा है वो थोड़ा बहुत कम होता तो ह्यूमन एरर उसको मानते है ना, लेकिन अगर ड्रास्टिकली डिफरेंस आ रहा है तो बाकी H2O2 जा कहां रहा है?
क्या कोई चीज में एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ जा रहा है। जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पाया गया कि अरे बाकी H2O2 तो डिकम्पोज हो जा रहा है। तो पता लगा भाई कौन कर रहा है उसको डिकम्पोज, ये बैरियम आयन रिस्पॉन्सिबल है ना। तब ये बाकी वैज्ञानिकों की देन थी। मर्क के बाद उन लोगों ने बताया कि ठीक है मर्क साहब सही थे, लेकिन उस समय उतना इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ था। अब जब प्रॉब्लम सामने आ रही है तो अब क्या करो, तुम प्रोसेस वही रखो, बस एसिड चेंज करो। आई बात समझ में? मतलब बाकी वैज्ञानिक उसको अपना क्रेडिट नहीं दिया, अपना नाम नहीं दिए, बोले रहने दो मर्क्स प्रोसेस के नाम पर। लेकिन टुडे द करंट स्टडी सजेस्ट बेटर टू यूज phosphoric acid than H2SO. Second method, देखो by the electrolysis of 50% concentrated H2SO4 using inert, यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में प्लेटिनम का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड्स अप टू 15% कंसंट्रेशन अगर किसी एसिड का या बेस का लैब में हम मेंटेन करते हैं तो उसको डाइल्यूट कहा जाता है। समझ गए? 15% टू 20% ये कंसंट्रेशन है। तो इसको देखा जाएगा ये यूज कहां किया जा रहा है। सिचुएशन के आधार पर इसको तुम नाम दे सकते हो कि ये डाइल्यूट कहलाएगा या कॉन्क कहलाएगा। आई बात समझ में? सिचुएशनल होगा। लेकिन अगर 20% या उससे अबव है कंसंट्रेशन, तब तो उसको किसी भी सूरत में डाइल्यूट नहीं लिखा जाता है। समझ गए? और यहां कंसंट्रेशन कितना हम ले रहे हैं? 50%। ठीक है? तो इलेक्ट्रोलिसिस करना है, बताओ। सबसे पहले H2SO4 जब पानी में लिए हो 50% कंसंट्रेशन में, तो ये आयनाइज होगा। आयनाइज होगा तो क्या देगा? H प्लस और SO4 माइनस। 2H plus SO4 2 minus 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। क्या है जी? लास्ट में बोल नहीं रहा। H2SO4 आयनाइज होता है कि नहीं वाटर में? तो क्या देता है? बोलो। H2SO4 टूटेगा तो कौन कौन आयन देगा, बताओ ना। Na प्लस SO4 2 माइनस देगा ना। सोडियम कहां से आ गया उसमें?
2Na+ कहां से आ जाएगा? तुम नेक्स्ट क्लास से एकदम आगे बेंच को बैठा करे, समझा? यहां सिर्फ अटेंडेंस पूरा करने में पढ़ाई करनी, और जब तक पढ़ा रहा है टीचर, बी विथ हिम, बैठो। हाँ, तो क्या दे रहा है? 2H+ और SO4 2-। आप अपने नॉलेज के अनुसार सही बोले, पर यहाँ पर ये सही नहीं है, याद रखना। जब तक H2SO4 डाइल्यूट होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड, वो 2H+ और SO4 2- से टूटता है। लेकिन जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, तो उसको ऐसे मत तोड़ना, उसको ऑलवेज तोड़ना H+ प्लस HSO4-। क्यों? क्योंकि पहला हाइड्रोजन तो 100% आयोनाइज हो जाता है, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन 100% आयोनाइजेबल नहीं रहता है। उसका भी Ka1 और Ka2 बाइप्रोटिक एसिड्स का होता था ना, वीक एसिड्स जो रहते थे इक्विलिब्रियम में, जो भी वीक एसिड्स थे और 2 या 3 हाइड्रोजन दे सकते हैं, तो उनका पहला हाइड्रोजन देने का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते थे वो Ka1, दूसरा हाइड्रोजन देने का Ka2, तीसरा Ka3। और ये भी हमने देखा था कि Ka1 से Ka2 बहुत छोटा होता है, Ka2 से Ka3 तो और छोटा होता है। तो पहला हाइड्रोजन तो फिर भी 100% आयोनाइज हो जाएगा कॉन्क स्टेट में, कंसंट्रेटेड स्टेट में, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन बहुत नेग्लिजिबली निकलेगा। तो मेजरली तुमको क्या मिलेगा सॉल्यूशन में? H+ और HSO4-। Am I right? अब आपने प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड्स बनाया, कैथोड और एनोड। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा बोलो? H+ आएगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा? आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, है ना? और ये हाइड्रोजन एटम के रूप में तो हाईली रिएक्टिव होगा, और वहां लाखों एटम्स बन रहे हैं, तो तुरंत एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के संपर्क में आएगा और दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन गैस में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब एट कैथोड यू विल फाइंड हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग इवॉल्व। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। एट एनोड, एनोड पर देखो क्या होगा? एनोड पर कौन आएगा? HSO4-। ठीक है, ये बन जाता है H2S2O8 by the loss of 2 इलेक्ट्रॉन्स। एनोड पर आकर ये अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, है ना? और न्यूट्रल बनेगा HSO4, तो वो एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो 2 HSO4 आपस में डाइमराइज होकर बन जाते हैं H2S2O8। अब ये H2S2O8 बना कहाँ है? उसी इलेक्ट्रोलिसिस वाले कंटेनर में ना, और वहां तो पानी भी है ना, तो पानी के साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा और क्या बनेगा? H2SO4 प्लस H2SO5, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कैरोज एसिड। H2SO5 को सब बॉन्डिंग में दिखाया हुआ है मॉलिक्यूल। H2SO5 is called परसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड। H2S2O8 is called पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका भी स्ट्रक्चर बताया बॉन्डिंग में। सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लिखवाए थे ना।
अब बताओ H2SO4 को तो तुम जानते हो कि स्टेबल कंपाउंड है, पर H2SO5 देख के ही लग रहा है कि इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जबरदस्ती डाला हुआ, वही इसकी अनस्टेबिलिटी का कारण है। और अनस्टेबल है, इससे ज्यादा अनस्टेबल है ना। अनस्टेबल है मतलब रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज लेस रिएक्टिव। इससे ये पावरफुल एसिड कहलाएगा कैरोसिस। अब देखो H2SO5 फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4 अपना एक्सेस ऑक्सीजन को निकाल दिया और उस ऑक्सीजन को ग्रैब कर लेता है कौन, वाटर मॉलिक्यूल, तो बन जाता है H2O2। मतलब ये 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, कहाँ, एनोड पर। अब इन तीनों स्टेप को अगर ऐड कर दें हम तो जरा देखिए, ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, है ना। नेट रिएक्शन क्या मिलेगा, 2HSO4 माइनस प्लस 2H2O will give 2H2SO4 plus H2O2 plus 2 electron। आई बात समझ में। तो याद रखना, अभी ये क्यों बतलाया आपको, क्योंकि 12th में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तरह तरह के सेल्स के बारे में भी पढ़ना है ना। डैलियन सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज सेल। तो वहां लेड स्टोरेज सेल जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि वहां इलेक्ट्रोलाइट के रूप में 38% H2SO4 सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन यूज किया जाता है। अब 38% H2SO4 मतलब तुम खुद अपने मन में समझ लो, डाइल्यूट कहोगे उसको या कंसंट्रेटेड कहोगे, क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड। अब 38% H2SO4 अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो उसका कोई रिएक्शन लिखना होगा, उसका आयोनाइज करना होगा, तो वहां पर क्या करोगे, H प्लस और HSO4 माइनस, है ना। वहां 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस नहीं करना। और ये बात बच्चा अगर नहीं समझता है ना तो बड़ा पजल हो जाता है, बोलता है अरे हम तो किताब में देखते हैं कहीं पर H2SO4 को 2H प्लस और SO4 2 माइनस में तोड़ता है, कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, सारा हाइड्रोजन 100% आयोनाइजेबल है, और कहीं कहीं किताब में देखें खाली H प्लस और HSO4 माइनस में तोड़ा। तो इसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री में कोई नियम कानून नहीं है ना। उसको पता होता है कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, बस उसके अनुसार वो तोड़ ताड़ के प्रोडक्ट ला देता है। जो बच्चा इग्नोरेंट है वो ऐसे सोचता है कि किताब वाले को पता था कि ये वाला प्रोडक्ट लाना है तो वैसे ही तोड़ा उसको, कि घुमा फिरा के जोड़ तोड़ के, क्योंकि बच्चा को खुद का तो वही हैबिट होता है ना। उसका आंसर आ रहा है 6 और सुन लिया कहीं से आंसर है 15, अच्छा तुरंत करेगा +9, मतलब कहीं से घुमा फिरा के 15 पर पहुंच जाए, बोलेगा सर मेरा भी आ गया 15। तो वही सोचता है, जो काम वो खुद करता है वही सोचता है कि किताब वाला भी वही किया होगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कब हमको इस रूप में तोड़ना है और कब उस रूप। 20% से अबव कंसंट्रेशन अगर H2SO4 का कहीं भी दिया हो और उसको आयोनाइज करने कहता है, भूल के भी 2H प्लस और SO4 2 माइनस में आयोनाइज मत करना, समझ गए। ऑलवेज H प्लस और HSO4 माइनस, याद रहेगा ना 12 तक, क्योंकि उस दिन बताएंगे नहीं, पूछेंगे, है ना। और तब नहीं बताया तो पहले मन भर डांटेंगे फिर याद दिलाएंगे कहाँ बताए। तो हमको सब याद रहता है कि कौन चीज कहाँ, पहले जो चीज हमको तो पता है ना कौन चीज बाद में आने वाला है, तो पहले ही आगाह कर देते हैं बच्चों। चलो तीसरा मेथड पर चलें।
by the oxidation of two ethyl anthraquinol, 2-ethyl anthraquinol, बड़ा लंबा नाम है, कैसे याद रहे। इस कंपाउंड को तो सब लोग पहचानते हैं, दिस इज बेंजीन। लिखते चलिए कॉपी पर। इस बेंजीन में अगर एक और बेंजीन रिंग फ्यूज कर दिया जाए, नैप्थलीन, घर में यूज करते हो ना नैप्थलीन बॉल्स, इट इज अ वोलेटाइल सब्सटेंस, इजीली गेट सब्लाइम्ड, और इसीलिए नैप्थलीन बॉल्स हम लोग क्या करते हैं अलमीरा में, जहां कपड़े वगैरह रख रहे हैं, क्या अगला सीजन में निकालेंगे, अगर 1 साल बाद निकालेंगे तो उस ट्रंक में भी इधर उधर डाल देते हैं, है ना। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियासाइडल एक्शन होता है, बैक्टीरिया फंगस इन सबको लगने नहीं देगा, मार देगा, किल कर देगा। दूसरी चीज एक गुड स्मेल बनाएगा, नहीं तो ऐसे ही कपड़ा बक्सा में बंद कर दो ना कि जाड़ा खत्म हो गया, स्वेटर जैकेट सब बंद कर दिए बक्से में, और 1 साल बाद खोलेंगे, क्या होगा, खोलोगे तो कपड़े में गंध आ जाती है ना। और वो गंध क्यों होता है, फाइबर्स में बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो जाता है। तो बोलता अच्छा चलो 1 साल बाद खोलें तो इसको पहले धूप में, क्योंकि सनलाइट बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देगा, तो भी गंध नहीं जा रहा, तो एक बार पहले धो तब उसको यूज करेंगे। दूसरे से नैप्थलीन बॉल्स डाल के रखिए, एकदम फ्रेशनेस रहेगा फाइबर्स। तो यही है नैप्थलीन। अब इसके बाद एक और बेंजीन रिंग हम फ्यूज करेंगे, पर वो हमारे फ्यूज करने का तरीका क्या होगा जरा देख। अगर हम ऐसे ही फ्यूज कर दिए तो इस कंपाउंड को बोलोगे एंथ्रासीन, लेकिन साल शुरू ना हुआ कि सॉरी स्टॉप कर दिया। ऑनलाइन करते करते आ रही है, क्यों? अरे तो रास्ते में एक्सीडेंट तो हो जाएगा। क्या मैं कोई सब्जेक्ट है तो फालतू फालतू सब्जेक्ट खाली किस्सा कहानी सुनाते रहो, इसमें इतना क्या सीरियस होना। नहीं सर, 1 घंटे लेट से भी पहुंचे तो कोई बात नहीं। नहीं सर, एक्चुअली आने का नहीं था, मम्मी का बहुत तबीयत खराब था, मैं फिर आ गए। मम्मी को भी ले आती, बोलती चलो केमिस्ट्री पढ़ना, माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये देखो ये एंथ्रासीन है, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज था, तीसरा भी उसी अरेंजमेंट में हमने फ्यूज किया, लेकिन अगर तीसरा बेंजीन रिंग हम अबाउट दिस बॉन्ड फ्यूज करें या अबाउट दिस बॉन्ड, एक ही बात है, ऊपर वाला बॉन्ड या नीचे वाला बॉन्ड के अबाउट में। तो जैसे मान लो कि मैं यहां फ्यूज करूं, यहां 3 बेंजीन रिंग फ्यूज हुआ है, लेकिन लीनियरली नहीं, समझ गए। तो ऐसी स्थिति में इसका नाम हो जाता है फेनएंथ्रासीन, ठीक है।
इतना तो पहले बेसिक परिचय हो गया कंपाउंड्स का। तो फिन नाम लगाया गया है। नेमिंग में तो बेटा बहुत सा चीज है, रोमन, ग्रीक और लैटिन, बहुत सारे प्रोसेस। अब कौन वैज्ञानिक सेट ऑफ बेंच बैठा, वो कहाँ को बिलोंग करते हैं, उनका क्या आइडियोलॉजी, उसको सब रख दिया ना। हमें तो जानना काम है ना। नहीं तो इस नाम से अगर क्वेश्चन में कोई कंपाउंड देता है तो कैसे कैच करेंगे। अब जरा समझो, ये एंथ्रासिन बनाया हमने, है ना। इसमें यहां पर इथाइल ग्रुप जोड़ा, C2H5 यहां पर जुड़ा रहा और यहां पर OH। यही वो कंपाउंड है जिसका नाम है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। समझ गए, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। ऑल क्यों लगा? OH ग्रुप। कभी कभी इस कंपाउंड के नाम के अंत में ओन लगा दे। हाँ? कार्बन है तो मतलब C डबल ओन मतलब कीटोन होता है, हैं? और यहाँ OH ग्रुप जोड़े हैं और नाम लिख देगा ओन, कंफ्यूज कर जाओगे। वो भी समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए 2 मिनट सब्र। पर फिलहाल ये कंपाउंड देख लिए। अब ये कंपाउंड जो है सिंपली ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन कहां से लिया गया? एयर का ऑक्सीजन, एरियल ऑक्सीडेशन होता है। रूम टेम्परेचर पर बस इसको खुले में ले आओ, हवा में जो ऑक्सीजन उसके साथ ही खुद रिएक्ट कर लेगा। समझ गए? और ऑक्सीडाइज होकर देखो क्या बनाता है। यहाँ तो इथाइल रहेगा ही, उसका ठीक है। इस कंपाउंड प्लस क्या बनेगा जरा समझो। यहां से ये H निकला और यहां से ये H निकला, तो दोनों ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी खाली पड़ गई। समझ गए? तो ये क्या किया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया इस कार्बन से, और ये भी डबल बॉन्ड बनाया इस कार्बन से। नतीजा ये हुआ कि ये बीच वाले रिंग का, देखो अभी यहाँ पर एरोमेटिक था, तीनों बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड जो है इस रिंग और इस रिंग दोनों का ये कॉमन बॉन्ड, ठीक है। तो ये एरोमेटिक रिंग था, अब क्या ये बीच वाला रिंग एरोमेटिक रहा? बेंजीन रिंग टाइप नहीं ना रहा, चेंज कर दिया। जबकि ये अपना बेंजीन रिंग मेंटेन कर रहा है, ये भी अपना बेंजीन रिंग मेंटेन कर रहा है, पर बीच वाला चेंज हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया। समझ में आई बात? तो इस कंपाउंड को कहते हैं 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, नाम के अंत में ONE लगाए हैं, जो कीटोन का सफिक्स होता है ना।
तो अब जरा समझिए, इसी 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन में अगर वापस हम यहाँ और यहाँ एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, बोलो। अच्छी बात है, तो तुम्हें एक और ज्ञान दे दूं, और इसकी बहुत जरूरत है, अभी 11 से ही जरूरत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, पहचान गया। ये एक कंपाउंड है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसको कहते हैं, दिस इज पॉपुलरली नोन एज फुरान। क्या नाम है? फुरान। अभी 11th में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बताओ, तुमको यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, और इधर भी है, तो इन दोनों कार्बन का को अगर एक एक हाइड्रोजन दे दे तो ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, और इधर भी एक एक हाइड्रोजन दे दे तो ये पाई बॉन्ड भी खत्म। इसका मतलब इस कंपाउंड को 4 हाइड्रोजन एटम अगर किसी तरह इसमें ऐड कर दिया जाए तो क्या ये ऐसा बन जाएगा? बोलो। पाई बॉन्ड आउट, सैचुरेटेड हो गया। अब इसका नाम जानते हो क्या होगा? टेट्राहाइड्रोफोरन। 4 हाइड्रोजन जोड़े, इसलिए नाम होगा टेट्रा हाइड्रोफुरान। और इसीलिए ये पॉपुलर है इस नाम से, THF। जैसे ये कंपाउंड आएगा लिखेगा किताबों में कि THF इज फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म इसका पॉपुलर रह चुका है। अब टेट्राहाइड्रोफुरान का मतलब क्या हुआ? फुरान में 4 हाइड्रोजन जोड़कर ये बना है। What is this compound? 4 hydrogen has been added to furan, then we get this compound. अब ये बात अगर तुम समझ गए तो जरा ये बात बताओ, इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये कंपाउंड बन जाएगा, हैं? तो क्या इस कंपाउंड का एक और नाम दे सकते हैं? 2-इथाइल एंथ्रा हाइड्रोक्विनोन। जरा समझो इस नाम का मतलब। 2-इथाइल तो ठीक है, इस इथाइल को कहता है। एंथ्रा हाइड्रोक्विनोन मतलब क्विनोन वाले में हाइड्रो मतलब कुछ हाइड्रोजन ऐड किया गया। डाई हाइड्रोजन या डाई ट्राई नहीं बोला गया कि कितना हाइड्रोजन ऐड किया, पर यह बोला कि क्विनोन में हाइड्रोजन ऐड करने पर ये कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तुम सोचोगे तो सर 2 हाइड्रोजन ऐड किया तो डाई हाइड्रो का है नहीं, ऐसे कैसे पता चलेगा? केमिस्ट्री जानने वाले सबको पता चलेगा, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये कंपाउंड बनाया जाता है किस चीज से? ये रिएक्शन तुमको पढ़ना है पर अभी नहीं, 12th में। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्विनोन। समझ गए? और क्विनोन से जब ये कंपाउंड बनता है तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम रख दिया गया हाइड्रोक्विनोन। डाइहाइड्रोक्विनोन नहीं, ये हाइड्रोक्विनोन के नाम से ही प्रचलित है। क्यों? तुम चाहकर भी 2 से ज्यादा हाइड्रोजन जोड़ ही नहीं पाओगे।
दो हाइड्रोजन जोड़ते ही रिंग एरोमेटिक हो जाता है। एरोमेटिक होगा तो फर्दर हाइड्रोजन अब लेगा नहीं। एरोमेटिसिटी जो अगर किसी सब्सटेंस में आ गया तो उसको हाईली स्टेबलाइज करता है, फिर वो और हाइड्रोजन लेकर अपना एरोमेटिसिटी को क्यों डिस्टर्ब करना चाहिए। समझ गए? इसलिए बोला कि हाइड्रोजन न भी बोलो उसकी संख्या, तो ये अंडरस्टूड होगा कि दो से ज्यादा हाइड्रोजन जोड़ नहीं सकते। तो ये है क्विनोन, ये है हाइड्रोक्विनोन। आई बात समझ में? अब ये क्विनोन कहाँ था? देखो यही बीच वाला पार्ट। तो बीच वाला अकेले रहता तो क्विनोन बोलते, पर ये क्विनोन एंथ्रासीन का पार्ट है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? एंथ्राक्विनोन। समझ में आया? तो इसको हम हाइड्रोक्विनोन बोलते थे, तो अब क्या बोलेंगे? एंथ्राहाइड्रोक्विनोन। गॉट इट? तो कोई तुमको ऐसे फंसाएगा, बोलेगा अरे कंपाउंड में तो OH है, तो नाम के अंत में क्या होना चाहिए? ऑल होना चाहिए, और तुम लिखे हो ओन, ये तो कीटोन का सफिक्स होता है, उल्टा पुल्टा नाम लिख रहे हैं। तुम ही सोचो हाँ लगता गलती हो गई। तुम बोलो कि जरा ध्यान से देखिए, खाली ओन दिखाई दे रहा है ना? सिर्फ ओन रहता तो हम भी कीटोन मान लेते। ये हाइड्रोक्विनोन है, मतलब कीटोन में हाइड्रोजन जोड़ा गया है, तो कीटोन में हाइड्रोजन जोड़ेगा तो रिडक्शन होगा, और कीटोन का रिडक्शन कीजिएगा तो क्या मिलेगा? अल्कोहल नहीं मिलेगा। और वही तो है यहाँ। और आपको इतना शौक है ऑल का, तो मैं ऑल में नाम लिख देता हूँ, है कि नहीं? अब तो तुम दोनों नाम जान रहे हो, हाइड्रोक्विनोन, ये सॉरी एंथ्राक्विनोन कह दो, जो ऊपर हम लोग नाम लिखे हैं। सिग्निफिकेंस समझ में आया ना? ये नहीं कि कोई यहाँ नोट कर लिया, रट लिया, कोई बोल दिया तो डर गए। वाह, उसको तुम बढ़िया से एक्सप्लेन कर दोगे, और ये नाम क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये भी नोट कर लो साइड बाय साइड। दिस इज क्विनोन एंड दिस इज हाइड्रोक्विनोन। इसका नाम, दो नाम है बेटा, हाइड्रोक्विनोन और इसी का नाम है क्विनोल। इसी का नाम क्या है? क्विनोल। तुम लोग को 12th में जब पढ़ाएंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पढ़ाएंगे कि ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में ये OH डाल दिया तो बन गया फिनॉल, और फिनॉल चैप्टर में ही बताएंगे। यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे एक और OH डाल दिया तो ये बन गया कैटाचॉल। कैटाचॉल। यहाँ पर OH आ गया तो रिसोर्सिनॉल, यहाँ OH आ गया तो हाइड्रोक्विनोन। कैटाचॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन। अभी जियोलाइट पढ़ाए ना, आज नाम शुरुआत हुआ ना, 12th में उसका भी टाइप पढ़ोगे, चामाजाई, माइकास, एस्बेस्टस। कहाँ हो? कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, है? चलो नोट किया, इसको साइड में नोट कर लिया। अब तो अच्छे से समझ जाओगे, कभी भी रिवाइज करोगे तो ये नाम कहां से आया है। किताब में बेटा सिर्फ ये कंपाउंड छापते, तुमको समझाएगा कुछ नहीं। आप किताब वाले की मर्जी, एगो किताब ये नाम छाप रहा है और एगो किताब ये नाम छाप रहा है, तो बोलोगे दोनों किताब में गलत दिया। अब कौन सही है कौन गलत, इस तरह से पूछेंगे। और उसमें भी अगर सर वेल एक्सपीरियंस नहीं है तो या तो साफ साफ बोल देंगे अरे ये वाला सही है ना, ये गलत है। कैसे सर? देखो तुम पैकेज खोल के देखो, पैकेज में भी यही नाम, मेजर किताब में यही नाम रहता है, इसलिए सही है वो गलत है। वो आ गया तो जो थोड़ा पढ़े लिखे जैसे एक्सपीरियंस है वो बोलेंगे
नहीं नहीं, दोनों सेम नेम है, मतलब एक ही कंपाउंड का दोनों नेम है, दोनों करेक्ट है। कैसे दोनों सेम है सर? एक में ऑल लिखा है, एक में ऑन लिखा है। होता है, ऐसे ही होता है ना। नाम है बेटा, नाम है तो याद कर, केमिस्ट्री में तो याद ही करना है ना। आई बात समझ में? बस बच्चा तो उस दिन से केमिस्ट्री से 36 का आंकड़ा हो जाएगा। चलो, तो अच्छा, इसी रिएक्शन में एक और चीज मैं दिखा दूं आपको। ये रिएक्शन तो ऐसे हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन देख रहे हो। अगर वापस इन दोनों कंपोनेंट, मतलब इस कंपोनेंट को ले लो, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तो छोड़ दो, इस कंपोनेंट में अगर वापस हाइड्रोजन जोड़ दें तो क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसमें हाइड्रोजन कैसे जोड़ोगे? रिवर्स रिएक्शन यहीं पर दिखा दो। हाइड्रोजन जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? H2 लेते हैं और साथ में निकेल, और हीटेड कंडीशन में पढ़ा था ना, एल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ते थे तो निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम लेते थे, एडिशन रिएक्शन। तो वही है, निकेल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो। चलो, पर हम लोग प्रिपरेशन जब लिखेंगे तो सिर्फ फॉरवर्ड वाला पार्ट लिखेंगे, क्योंकि H2O2 का प्रिपरेशन कर रहा है। बैकवर्ड वाला पार्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए, और ये किताब में भी देखोगे बैकवर्ड वाला बताया रहता है, बट बैकवर्ड वाला इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ H2O। गॉट इट? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ये 3 प्रिपरेशन मेथड इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है बीच बीच में लिखकर। और अब आ जाइए, लिखिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल भी। थक गया क्या पढ़ते पढ़ते? टाइम तो हो गया है। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा लिख लो, 1-2 पॉइंट। केमिकल हम लोग अगले क्लास में करेंगे। देखो, अंडर नॉर्मल कंडीशन H2O2 is highly unstable. Under normal condition, H2O2 is highly unstable. And decomposes. ठीक है, फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट लिखो, it is a colorless, odorless liquid a little more viscous than water. A little more viscous than water. पानी से थोड़ा सा गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी हाई होती है। तीसरा पॉइंट, gets decomposed by the action of light and dust particles, hence stored in wax coated colored plastic bottles. अब समझ लो, हवा में ऐसे तो तुमको लग रहा है हवा साफ है, लेकिन माइक्रो डस्ट पार्टिकल्स इस हवा में भी है ना। तो अगर तुम खुले में रख देते हो H2O2 को, तो डस्ट पार्टिकल जो उसके संपर्क में आते हैं वो भी उसका डिकम्पोजिशन काउज करते हैं।
अगर लाइट पड़ गया तो लाइट से भी वो डिकम्पोज होता है। इसीलिए प्लास्टिक के बॉटल्स बनाए जाते हैं। अब प्लास्टिक बॉटल में भी माइक्रोपोर्स होते हैं, तो उसको भी खत्म करने के लिए बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड से वैक्स का कोटिंग कर दिया जाता है, पूरा पोर्स बंद। अब बॉटल प्लास्टिक भी कैसा यूज किया जाता है, डार्क कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक ही नहीं मतलब डार्क में कोई कलर है ना, ताकि लाइट कम से कम अंदर जा सके। और उसमें H2O2 को रख के सील कर दिया जाता है और उसको इवन डार्क प्लेस में स्टोर करने की कोशिश की जाती है, ताकि उसका डिकम्पोजिशन मिनिमाइज हो। आई बात समझ में? तो यही रीजन है, देखो, इट इज यूज्ड बाय ENT स्पेशलिस्ट, it is used by ENT specialist to clean ear. कभी ENT के पास जाओगे और बोलोगे सर कान साफ करवाना है, तो H2O2 का बोतल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बोतल निकालेगा, है ना, और तुम्हारे कान में इंजेक्ट करेगा स्लोली, है ना। कान में क्या है, गंदगी जमा है, डस्ट है, और H2O2 जाएगा तो डस्ट क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा। H2O2 डिकम्पोज होगा तो वाटर बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा, और वो ऑक्सीजन निकलेगा तो वहां बबल्स जैसा, झाग जैसा बनेगा, और वो झाग अपने साथ डस्ट पार्टिकल को भी खींच लेगा। अच्छा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, तो हीट भी पैदा करता है, और उस हीट से क्या होता है, उस हीट से गंदगी जो कान के स्किन के साथ जकड़ गई है उसको, बॉन्डिंग को ये लूज बना देता है, तो उसका निकलना आसान हो जाता है। तो थोड़ा देर वो डाल के छोड़ देगा, उसके बाद फिर बोलेगा आप कान को नीचे कीजिए, ट्रे लगा देगा, तो गंदगी समय तो H2O2 निकला, और फिर कॉटन प्लग लेकर तुम्हारे कान को हल्का वो साफ करेगा, और फिर अब इस कान में करेगा, दोनों कान में एक एक बार करने के बाद फिर से वापस इस कान में डालेगा, बची खुची गंदगी भी तब तक वो लूज हो चुकी होती है, निकल जाती है। समझ में आई बात? चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग अगले क्लास में इसका लिखेंगे, और हार्डली अब मेरी ओर से 20 मिनट, आधा घंटा, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आइसोमेरिज। ठीक है, नोमेनक्लेचर हो गया था उधर, अब आइसोमेरिज। थैंक यू।